हम अभी अभी बहन जी को मिला था, वो पाकिस्तान से भारत आया है। 1 महीना का बच्चा पीछे छोड़ के 1 साल हो गया, अभी तक वो बच्चे को नहीं देखा, बच्चे को दूध नहीं पिला पाया और बच्चे को टच भी नहीं किया। 13 साल का बच्ची से 1300 बच्ची को किडनैप कर रहे हैं, वहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। जो पाकिस्तान में रह जाते हैं हिंदू, उनकी हालत क्या होती है? मास कन्वर्जन, ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी नज़र में आया है? भैया 6 दिन पहले हुआ था। 230 भील कम्युनिटी को कोअर्जन इनटू कन्वर्जन टू इस्लाम। जब भी हमारा बच्ची मैच्योर्ड हो जाता है तो उसी समय से उनका समय शुरू हो जाता है किडनैप का, कभी भी हो सकता है उसके बाद। तो इसको ऐसा, उनका बेटी को बचाने के लिए वो हाथ में जितना भी जो भी 2-3 हज़ार रुपए उसके पास है वो सब पकड़ के भारत आ रहा है। सीएए जो है वो एक शरणार्थी के लिए, माइनॉरिटी शरणार्थी के लिए बना हुआ है, और भारत में जो मुसलमान हैं उनके खिलाफ तो कुछ है ही नहीं है इसमें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मयूर परीख। सीएए, अमित शाह ने जब से इसकी घोषणा कर दी है, पूरे देश में मतों का विभाजन हुआ है। कुछ बड़े खुश हैं, कुछ नाराज हैं, तो कुछ गुस्साए हुए हैं। कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्हें सीएए से एलर्जी है, जैसे कि हमारे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री। इन्होंने सीएए को लागू करने से मना कर दिया है। इसी तरह से कुछ स्टूडेंट्स यूनियन और साथ ही माइनॉरिटी समुदाय भी इसका विरोध कर रही है। दोस्तों, अब तक आपने सोशल मीडिया पर, टेलीविजन चैनल के डिबेट पर, ऑनलाइन, ऑफलाइन जो चर्चाएं देखी होगी, जो जानकारी सुनी होगी, वो सिर्फ इमोशन से भरी पड़ी होगी। लोगों का दुख दर्द वगैरह ऐसा ही सब दिखाया गया होगा। लोगों की जो मानसिकता है वो उस चर्चा से निकलती होगी। लेकिन आज का ये शो जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, इस शो में हम सीएए कानून, उसके प्रावधान, उसके प्रावधानों से होने वाला असर, लोगों को कितना फायदा होने वाला है, यानी कि रेफ्यूजीज को, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे साथ एक विशेष मेहमान भी होंगे, तो ये शो आप अंत तक देखिएगा। अगर आप वाकई में सीएए के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, वास्तविक और सच जानना चाहते हैं, तो इस पूरे विषय पर चर्चा के लिए आज मैं जिसे आमंत्रित करने जा रहा हूं, वो एक ऐसी हस्ती है जो देश भर में 90 जितने कैंप्स और लाखों की संख्या में पाकिस्तान से आए हुए रेफ्यूजी के साथ काम कर रहे हैं। वो उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं और उन्हें सिटीजनशिप दिलवाने के लिए लंबे समय से सरकार को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कानून में बदलाव लाएं, और अब आखिरकार कानून में बदलाव आया है। लेकिन क्या वाकई में रेफ्यूजी को फायदा हुआ है? हमारे साथ हैं किरण चुकापल्ली जी, जो कि एनजीओ चलाते हैं इन पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के लिए। किरण जी, आपका स्वागत है हमारे इस शो में। पहला सवाल, सीएए की डिमांड आप लंबे समय से कर रहे थे, अब जब सीएए आया है तो आपकी पहली राय क्या है? नहीं, बहुत खुशी हुआ कि पहला हमारा भारत का तरफ से हमने एक कदम उठाया है। जो इनजस्टिस जो हमारा हिंदू शरणार्थी जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो फेस कर रहे थे, उसको अभी मिटाने के लिए एक पहला कदम हमने सीएए का तरफ से हमारा भारत के सरकार ने उठाया है। और मोदी जी सरकार को और अमित शाह जी को हमारा बहुत बहुत हैप्पीनेस है हमारा। तो इसीलिए पर क्या है कि इसमें जितना हिंदू शरणार्थी के लिए, स्पेशली जो पाकिस्तान से आते हैं, उतना अभी सेटिस्फैक्शन पूरा नहीं है, क्योंकि बहुत काम अभी बाकी है। जैसा मैंने बोला, ये पहला कदम है और बहुत बढ़िया कदम है। पहला कदम है, बढ़िया कदम है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो हमेशा कहा जाता है कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। तो थोड़ा है वो सीएए में क्या है और थोड़े की ज़रूरत है
वो क्या आपको कम पड़ रहा है? पहला मैं ये बोल सकता हूँ कि जो भी रिलीजियस परसिक्यूशन जो फेस करते हैं उनका पहला ये होता है कि किसी ने उनका दर्द जो है उनको रिकॉग्नाइज करे। तो अभी तक जो हम नहीं कर पाया, तो ये सीएए के माध्यम से वो ये हो गया कि पहली बार एक रिलीजियस परसिक्यूशन के आधार पर कोई हमने एक नया अमेंडमेंट लेके आया है। तो हम अभी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि आप वहाँ पे रिलीजियस का परसिक्यूशन एक माइनॉरिटी का तरफ से आप अभी फेस कर रहे हैं, क्योंकि होता है कि हमने आपका रिकॉग्नाइज किया है पहला, तो उससे उनको थोड़ा शांति मिल रहा है कि हाँ कोई हमारे बारे में सोच रहा है पहली बार 70-80 साल में, है ना। तो और उसके बाद अभी सीएए में जो हमको जो मिल रहा है, तो 2014 से पहले जो आया हुआ पाकिस्तानी हिंदू या बांग्लादेशी और अफगानिस्तान हिंदू, सिख, बुद्ध और क्रिश्चियन जो भी वहाँ से आ रहा है उनके लिए कानून बनाया है। पर हमारा जो कैसा बताऊँ कि वो अभी बहुत साल से क्लैरिटी नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हमारा सिटीजनशिप एक्ट 1955 का हिसाब से 7 साल में या 11 साल में सिटीजनशिप देने के लिए ऑलरेडी हमारा पास लॉ है। जैसा अभी 2021 में अप्रैल 1 2021 से लेकर दिसंबर 31 2021 उतना ही समय में हमने 1414 जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो ये देश से आया है उनको सिटीजनशिप दे चुका है। तो ये ऑलरेडी था, उसको हमने अभी एक क्लैरिटी दिया है कि ये 6 साल में हो ही जाएगा। तो ये एक बहुत बढ़िया कदम है, क्योंकि 7 साल, 11 साल, 20 साल ऐसा बहुत ये जा रहा था। तो अभी अगर ये 6 साल में अगर हो गया तो ये बहुत बड़ा कदम हुआ है। लेकिन किरण जी, अगर पहला भी कानून में ये प्रावधान था कि भाई 6 साल में आपको सिटीजनशिप मिल जाएगी, अभी भी यही प्रावधान है कि 6 साल में सिटीजनशिप मिल जाएगी, तो दोनों में फर्क क्या है? फायदा क्या हुआ? फायदा यही हुआ कि रिकॉग्नाइज किया है, एक सिस्टमैटिकली एक सिस्टम बनाया है। पर इसमें अभी भी बहुत सारा डाउट्स है। अभी 2 ही दिन हुआ है तो हम भी स्टडी कर रहे हैं अच्छा सा। पर अभी तक जितना भी जो फीडबैक हमको कैंप से आया है, हमारा खुद को नॉलेज से आया है कि क्या होता है कि अगर इसमें सबसे बड़ा डिले होता है पूरा वेटिंग में, है ना, जो होना भी चाहिए, क्योंकि हम कभी भी हमारा सिक्योरिटी, भारत का सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। पर इसको एक सिस्टमैटिक बनाना चाहिए अभी, क्योंकि अगर वो क्लैरिटी नहीं मिला, अभी क्या होता है कि 6 साल का बाद और या अभी जो कानून के हिसाब से जो सिटीजनशिप मिलता है, पहला 2-3 साल तो कलेक्टर का डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वहीं पे रह जाता है। उसके बाद 2-3 महीना लगता है पुलिस और कस्टडी सीआईडी का पूरा जांच करने में। उसका बाद वो आईबी का पास जाता है, वहाँ पे दिस आई एम टॉकिंग अबाउट बेस्ट केस सिनेरियो, है ना। तो बेस्ट केस सिनेरियो में ये होता है। तो उसके बाद आईबी के पास 2-3 साल वो रह जाता है, और फिर वापस आने का समय अभी 4 साल हो गया। तो फिर डीएम बोलता है फिर से पुलिस और सीआईडी करे, तो 4 साल पहले का है, तो फिर 2-3 महीना निकल जाता है। ऐसा एक 5-6 साल निकल जाता है। तो इसमें क्या होता है कि अभी मान लो कि 6 महीना में अगर उनको हम सिटीजनशिप, 6 साल के बाद अगर हम सिटीजनशिप दे रहे हैं, तो अभी वापस 5-6 साल उसके लिए लगेंगे, तो इसका मतलब ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए अगर वी हैव टू स्पेसिफाई कि 6 महीना में 6 साल हो गया, उसके बाद 6 महीना 1 साल जो भी है, गवर्नमेंट डिसाइड करके, ऑफ कोर्स सिक्योरिटी एजेंसी से बात करके एक क्लैरिटी देना चाहिए कि इतने में अंदर से आपका सिटीजनशिप होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर के एक्ट बन गया, लेकिन जवाबदेही अब तक क्लियर नहीं हुई है, टाइम फ्रेम अब तक क्लियर नहीं हुआ है, और उन्हें क्या फैसिलिटी मिलेगी ये तय नहीं हुआ है। अगर ये 3 चीज नहीं हुई है तो सीएए बना, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपने कानूनी तौर पर यह एडमिट किया कि हम आपको सिटीजनशिप देंगे। यानी आपने जो कहा पहला कदम है, आगे के कदम उठाना, बहुत सारे कदम उठाना बाकी है, बहुत सारा। और अभी दूसरा ये होता है कि ये 2014 से पहले जो आया हुआ उन्हीं लोग को ये मिल रहा है, पर उसका बाद जो आया उनका क्या है उसका भी हमको क्लैरिटी मिलना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बहुत लोग आए हैं। अभी हमने खुद हज़ारों फैमिलीज़ को हमने सपोर्ट करते हैं, जो हिंदू आते हैं पाकिस्तान से, उनको हम सपोर्ट करते हैं रिहैबिलिटेशन में। तो ये जो आया इनका क्या होगा वो हमको थोड़ा अभी इसका भी जवाब थोड़ा मिलना चाहिए। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और होप कर रहे थे, प्रे कर रहे थे कि ये 2020 तक
इसको एक्सटेंड करेंगे, पर वो नहीं हुआ था। सो 2014 से पहले जो आया उन्हीं को ये मिलने वाला है, तो अच्छी बात है। उससे अभी राजस्थान में मैं बोल सकता हूँ कि अंदाज से 20-25,000 लोग तक 20,000 से ऊपर इसके लाभ उठाएंगे, पर बहुत सारा लाखों लोग हैं। और जो आते हैं, जो पहला 6 महीना, पहला 1 साल होता है, बहुत कठिन समय होता है, तो उनके लिए रिहैबिलिटेशन का बहुत ज़रूरत है, तो उसके तरफ हमको जाना चाहिए। हाँ, आप तो उसके लिए बहुत कोशिश करते ही हैं, उस बारे में भी हम इस इंटरव्यू में बात करेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे लाल फीताशाही की। जैसे आप कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन कर दिया, उसके बाद 6 साल लग जाते हैं। सबसे पहले तो हम आज के समय में, सॉरी मयूर भाई, वो बेस्ट केस सिनेरियो में बता, वो बेस्ट केस सिनेरियो यानी कि तो 20 साल भी वो बहुत सारा मतलब 20 साल भी लग जाते। देखिए दोस्तों, CAA रूल जब तक नहीं आया है तब तक जो नॉर्मल प्रोसीजर है, सारे सरकार के सारे नियमों का पालन करने के बाद भी 20 साल लगते थे। CAA कानून आया है, लेकिन उसमें भी ये प्रावधान नहीं है कि कितने समय में आपको ये कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी है। तो मामला वहीं के वहीं आके खड़ा हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है कि चूंकि अब कानून आ गया है, इसलिए जो लोग भारत में आए हैं वो आश्वस्त रहेंगे कि उन्हें सिटीजनशिप पक्की मिलेगी। इट इज ओनली क्वेश्चन ऑफ टाइम कि वो कब तक मिलेगी। तो अब ये लाल फीताशाही की बात करें, सबसे पहला सवाल हमें आज की डेट में, हमारे सारे दर्शकों को, जो आज लाखों लोग यहां पे देख रहे हैं, उन्हें यह नहीं पता है कि पाकिस्तान से एक हिंदू भारत कैसे आता है और वो इंडिया में कैसे स्टे करता है और कौन कौन सी परमिशन उसे इंडिया में रहने देती है। आप पहले तो वो प्रोसीजर हमें समझाइए। ज़रूर। तो एक बार सोचने के बाद, इसमें मैं एक स्टार्ट करूँगा कि हमने अभी एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करने के लिए पूरा हमने रिसर्च किया है। तो ज़्यादा लोग जब वो सोचेंगे कि अभी हम यहाँ पे नहीं रह पाएंगे, मुझे भारत जाना ही है हमारा धर्म और हमारा बच्चे का फ्यूचर के लिए, तो वो एक बार सोचने के बाद उनको 6-7 साल लग जाता है पूरा प्रिपरेशन में, पैसा इकट्ठा करने में। क्यों? क्योंकि बहुत पैसा तो चाहिए। 15-20 लोग एक बार आना है, तो दूसरा देश आना है, तो उनके पास पैसा चाहिए। तो पहला चीज़ उसमें चाहिए, यहाँ का कोई गारंटर बनना चाहिए। तो यहाँ पे वो रिसर्च करेंगे कौन हेल्प करेगा, अगर कोई उसका परिवार में कोई है, नहीं तो कोई मंदिर है, कोई आश्रम है जो हरिद्वार में, यहाँ पे वो सब पहला उसको ढूंढना पड़ेगा। तो उसके बाद वो अभी वीज़ा के लिए एप्लीकेशन डालना पड़ेगा। तो वीज़ा का एप्लीकेशन, भारत का एम्बेसी जो इस्लामाबाद में काम करता है वो एकदम सीधा है, तो वहाँ पे कोई भी जा भी नहीं पाएंगे, बस पोस्ट में डॉक्यूमेंटेशन सेंड करना है और एप्लीकेशन का फ़ीस है 1150, इतना ही है। पर क्या होता है कि वो एकदम वीज़ा एप्लीकेशन डालने के लिए, वीज़ा के लिए उसका 25-30,000 रुपीज़ पर पर्सन हो जाता है, क्योंकि ब्रोकर सा अलग अलग उसके ऊपर पूरा मैनिपुलेट करते हैं हमारे लोग को। तो वो पैसा आप सोच लो, एवरेज हमारा फैमिली 7 है, तो 7 पीपल अगर आप वीज़ा अप्लाई करना है तो 2-2.5 लाख चाहिए। कहाँ है उनके पास उतना पैसा? तो वो कमाने के लिए 2-3 सीजन वो मजदूरी करता है, नहीं तो खेती बाड़ी करता है, तो उसका बाद उसका पास पैसा इकट्ठा होता है वीज़ा अप्लाई करने के लिए और पासपोर्ट लाने के लिए। और उसके बाद वीज़ा अप्लाई करेंगे, पूरा पैसा दे दिया अभी। तो ऐसा बहुत सारा ये होता है कि एक बार वीज़ा अप्लाई करने के बाद 15 लोग एक परिवार में वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो उसी में सब डॉक्यूमेंटेशन सेम है, पर वीज़ा आएंगे 2-3 लोग को, तो 12 लोग को वीज़ा नहीं मिलेगा। तो जब सब एक ही डॉक्यूमेंटेशन दिया, क्यों किसी को दिया, क्यों किसी को नहीं दिया, वो जवाब हमको कहीं नहीं मिलेगा। कौन लोग है ये इनविजिबल हैंड्स? कौन है? कोई इनविजिबल नहीं है। पाकिस्तान में बसने वाले हिंदुओं को भारत नहीं आने देते, उनके लिए टांग अड़ाए बैठे हैं और रोड़ा अड़ाए बैठे हैं। आपने रिसर्च किया, ये कौन लोग हैं? ऐसा कोई नहीं है, वो तो हमारा भारत का एम्बेसी के हाथ में ही होता है। तो इट इज़ विद इन आवर ओन वर्क है वो, ऐसा कोई इस नहीं है, क्योंकि आई डोंट थिंक एनीवन हैव दैट मच पावर कि वो एक भारत एम्बेसी के ऊपर वो डाल सकता है, क्योंकि वी आर टू पावरफुल फॉर एनीवन, यू नो। तो एज ए कंट्री तो वो उतना नहीं कर पाएंगे। तो सिक्योरिटी मेजर्स की वजह से नहीं होता है, अलग अलग हो सकता है। आई थिंक बेस्ट वन टू गिव एन आंसर फॉर दैट इज अगेन आवर डिपार्टमेंट्स। पर ये होता है, मैं बस ये सच बोलता हूँ कि ये होता है।
पर अभी क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो हम सबको वो आंसर्स ढूंढना पड़ेगा। तो ये होने के बाद फिर वहाँ से चलो वीज़ा मिल गया तो वो आएंगे भारत आने के बाद उसके बाद पहला 24 आवर्स के अंदर उसको जाना पड़ेगा FRRO, फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो FRRO जाने के बाद वो दर्ज करेंगे कि मैं ये एड्रेस में रहूँगा और ये मेरा पूरा डिटेल्स है, वो पूरा उनको दे देंगे। तो वहाँ से वो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म वीज़ा, तो पहला जो वीज़ा लेके आता है वो तो 3-4 महीने का मिलता है, तो उसके बाद उसको लॉन्ग टर्म वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। तो वो लॉन्ग टर्म वीज़ा एक्सटेंड करते करते भारत में रहते हैं। अगर अभी CA का जैसा मैंने बोला बहुत बढ़िया कदम है हमारा ये, तो ये 6 साल के बाद वो सिटीजनशिप बन सकता है, ऐसा अभी तक ऐसे है रूल। तो जब वो इंडिया में आ जाते हैं, हमने देखा है कि जो तिबेट से भारत आना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही क्लियर पॉलिसी है। मुंबई के ही खार इलाके में एक पूरा एरिया बनाया गया है जहां पे वो आ सकते हैं, रह सकते हैं, सम्मानजनक उनका जीवन होता है। सही बोला आपने। जिस तरह से जाफना से या श्रीलंका से तमिल आते हैं उनको सारी सरकारी सुविधाएं मिलती हैं, पाकिस्तान से जो हिंदू आता है उसको क्या सुविधा मिलती है? तो उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारा पास तो कुछ पॉलिसी है ही नहीं है। उसी के बारे में मैं अक्षुन से एक बताऊंगा कि पहला जो कदम, इससे थोड़ा पीछे जाऊंगा मैं, कि हम इसीलिए मांग रहे हैं कि CAA जो है वो एक अगर अच्छा सा हमने इम्प्लीमेंट कर लिया तो बहुत शांति देगा हमारे लोग को, क्योंकि क्लैरिटी है कि हाँ 6 साल उसके बाद इतना समय में मेरा सिटीजनशिप हो ही जाएगा। पर हम ये सोच रहे हैं कि पहला आने का बाद 6 महीना, 1 साल, 2 साल, पहला जो 2 साल है वो बहुत कठिन होता है, और इससे भी पहला कठिन समय होता है वहाँ पे वीज़ा लाने में, जैसा मैंने आपको बोला। तो इसीलिए हम ये रिहैबिलिटेशन रेफ्यूजी स्टेटस फॉर पाकिस्तानी हिंदूज़ का मूवमेंट हमने शुरू किया है। इसमें पहला हमारा मांग है हमारा बहुत क्लियरली कि जो भी हमारा लड़की और उनका जो भी हिंदू परिवार वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं पाकिस्तान में, हमारा भारत एम्बेसी को इस्लामाबाद में, और अगर उन घर में 16 ईयर से कम उम्र की बच्ची है तो उनका वीज़ा को आप तुरंत एक्सपेडाइट कीजिए। ये पहला हमारा मांग है। दूसरा मांग है फैमिली रियूनिफिकेशन और पार्टनर रियूनिफिकेशन। फैमिली रियूनिफिकेशन यानी आपके पास कोई क्या केस है? क्या आपने ऐसा कुछ देखा है कि फैमिली रियूनिफिकेशन के लिए होना चाहिए? कुछ बहुत सारा है, बताइए। जैसा मैं अभी मैंने यात्रा किया है पूरा कैंपों में हमारा पॉलिसी में डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मैं सुनने के बाद ही ये पॉलिसी बनाया, ये हमारा खुद का सोच कुछ भी नहीं है इसमें। तो जब हम वहाँ पे बैठा है तो हम अभी बहन जी को मिला था, नीलम बहन जी, तो वो पाकिस्तान से भारत आया है 1 महीना का बच्चा पीछे छोड़ के। ओह। उनको वीज़ा मिला था 30 जनवरी 2023 को, वो भारत आई थी 13 फरवरी। उन्होंने वीज़ा जब अप्लाई किया, जब तक उनको वीज़ा मिला था तो उस समय उसका बच्चा पैदा हुआ उसी समय। तो वो 1 महीना का बच्चा का जब वो 13 फरवरी को भारत आए थे, अभी वीज़ा एक्सपायर हो जाएंगे तो भारत नहीं आ पाएंगे। ऑलरेडी पूरा मेहनत करके पैसा पूरा डाल के वीज़ा लाया, तो उनका मजबूरी इतना था, इतना डेस्परेशन था कि 1 महीना बच्ची को पीछे छोड़ के भारत आए। 1 साल हो गया, अभी तक वो बच्चे को नहीं देखा, बच्चे को दूध नहीं पिला पाया और बच्चे को टच भी नहीं किया। एक हिंदू, ये कोई भी माता जी के लिए इससे बड़ा दुख स्थिति तो किसी और का नहीं। ह्यूमन राइट्स वाले कहाँ गए? मानवीय सेवा वाले वो तो बहुत ज्यादा शोर मचाते रहते हैं, लेकिन ये एक मानवीय दृष्टिकोण है। यूनाइटेड नेशंस अगर मानवीय दृष्टिकोण के आधार पे अलग अलग राष्ट्रों के ऊपर हमले करने की सैन्य को मंजूरी दे सकता है, ह्यूमन राइट्स का हवाला देके किसी भी देश के अंदर अमेरिका का सैन्य घुस सकता है, लेकिन पाकिस्तानी हिंदू, उसकी माताएं और बहनों के साथ अगर कोई जेनोसाइड हो रहा हो, बलात्कार हो रहा हो, बच्चा पीछे छूट गया हो, तो कोई कानून नहीं। यूनाइटेड नेशंस को तो भारत में एक रेस्पेक्ट के आधार पर वो काम करते हैं, क्योंकि हम तो सिग्नेटरी रेफ्यूजी कन्वेंशन का सिग्नेटरी भी नहीं है। यूनाइटेड नेशंस तो बहुत दूर की बात है। मैं बोलता हूँ कि हमारा जो भारत के अंदर जितना ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस है, जो जैसा मान लो कि 90% से ज़्यादा हिंदू जो भारत आते हैं पाकिस्तान से, वो सब तो दलित भाई बहन है। तो
कहाँ है ये दलित ऑर्गेनाइजेशंस जो भारत में इतना इतना सारा शोर मचाता है? अगर वो जो भी काम कर रहा है ठीक है, पर इनके लिए कभी उनका आवाज क्यों नहीं उठा, मुझे समझ में नहीं आता। अभी तक मैंने एक को भी कैंपों में नहीं देखा था कहीं पे भी। और हमारा बच्ची को, जो पहला पॉइंट हमने इसमें वीज़ा में रखा, अगर 16 ईयर से कम बच्ची है कोई उम्र में, तो उनको वीज़ा जल्दी दे दीजिए। क्यों हम मांग रहे हैं? क्योंकि अलग अलग रिपोर्ट है, 13 बच्चा से 13 साल का बच्ची से 1300 बच्ची को किडनैप कर रहे हैं, वहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारा वुमेन को, हमारा लड़की को एक कमोडिटी बना रहा है वो कन्वर्जन के लिए, इस्लाम का नंबर्स बढ़ाने के लिए। तो ये जो वुमेन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशन जितना भी भारत में काम करते हैं, वो कहाँ पे है मुझे कभी भी समझ में नहीं आता। मैं इंटरनेशनल छोड़ रहा हूँ, मैं, है ना। तो जो भी दलित ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी विमेन ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी ह्यूमन राइट का बारे में बात करते हैं, जो भी सेक्युलर लिबरल का बारे में बात करता है, तो वो सब कहाँ है मुझे समझ में नहीं आता इस चीज़ के लिए। क्योंकि वो इनको एक दलित या विमेन या ऐसा नहीं देख रहा है, वो इनको एक हिंदू देख रहा है। जब हिंदू के तरफ से देखेंगे तो वो दूसरी तरफ देखेंगे। वो मैंने सीखा है ये काम करने के बाद। क्योंकि वो जो दलित कार्ड या विमेन राइट का कार्ड वो यूज करता है, वो एक वेपन है उनके लिए, लोग को कंफ्यूज करके खेओस क्रिएट करने के लिए। वो एक वेपन ऑफ कन्वीनियंस है उनके लिए, एक पॉलिटिकल वेपन है। तो जो पाकिस्तान में रह जाते हैं हिंदू, उनकी हालत क्या होती है? मास कन्वर्जन, ऐसा कोई इंसिडेंट आपकी नजर में आया है भैया? 6 दिन पहले हुआ था। 6 दिन पहले? 6 दिन पहले क्या हुआ? 232 फैमिलीज को, बील कम्युनिटी है हमारा, बील कम्युनिटी यानी एसटी कम्युनिटी, इंडिया में जिसे एसटी का दर्जा है, उस कम्युनिटी में अभी 230 बील कम्युनिटी को कोअर्जन इनटू कन्वर्जन टू इस्लाम। कहाँ पर हुआ? 6 महीना ये अभी हुआ सिंध प्रोविंस में। सिंध प्रोविंस में हुआ। और इसे लेकर पूरे देश में कहीं पर भी कोई भी आवाज नहीं उठ रही है? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि किसी को पता भी नहीं है ना भैया कौन है इस बारे में सोचने वाला। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सीएए के इस माध्यम से कितना लाभ हुआ वो अभी देखेंगे, पर ये पहला एटलीस्ट हमने रिकॉग्नाइज किया कि कुछ हो रहा है, तो उसके लिए मेरा अंदर बहुत खुश है। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए, है ना। क्योंकि ये जो जितना भी अट्रॉसिटीज हमारे ऊपर होता है, जितना हमारा बच्ची को वो किडनैप करते हैं, तो उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। बस यही पे अंदर कोई 10, 15, 12 लोग के अंदर व्हाट्सएप में घूमता है, बस वहीं पे मर जाता है वो स्टोरी। हमारे दर्शकों को हम कुछ आंकड़े बताना चाहते हैं। हर रोज पाकिस्तान में 3 से 4 हिंदू लड़कियां जो 13 साल से लेके 16 साल के बीच की है, उनका अपहरण होता है और उसके बाद वो लड़कियां कभी नहीं दिखती। ऐसा माना जाता है कि उनके साथ कुछ बुराई हुआ होगा। नहीं भैया, आप 13 साल ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। अच्छा, 13 साल कुछ लिमिट नहीं है। जब भी हमारा बच्ची मैच्योर्ड हो जाता है, तो उसी समय से उनका समय शुरू हो जाता है किडनैप का। कभी भी हो सकता है उसके बाद। इसीलिए आप एक बात बताऊंगा कि आप हमारा कैंप जितना भी भारत में आ जाइए, हर घर में आप देखेंगे एक कंसिस्टेंट होगा। मैं यहाँ पे बैठ के बता रहा हूँ, है ना, स्टूडियो में बैठ के बता रहा हूँ कि कंसिस्टेंट होगा कि हर घर में बच्ची होगी। वो मोस्टली एवरेज 5 ईयर्स टू 15 ईयर्स के बीच में होगी। क्योंकि वो बच्ची पैदा हो गया और थोड़ा बड़ा हो गया, तो तब से वो शुरू कर देंगे कि अभी अगर यहाँ है तो मेरा बच्ची का कुछ भी हो सकता है, हम तुरंत भारत जाना है। तो इसको ऐसा, उनका बेटी को बचाने के लिए वो हाथ में जितना भी जो भी 2-3 हज़ार रुपए उसका पास है, वो सब पकड़ के भारत आ रहा है। इतना मजबूरी है उनका, है ना। और मैं अभी एक बुक लिख रहा हूँ ट्रू स्टोरीज में, तो उसमें तो एक 11 साल की बच्ची, उनके साथ क्या हुआ और उनका परिवार कैसा पूरा जर्नी किया भारत तक आने में, तो उसको मैं लिख रहा हूँ। तो मैं, इसका मतलब ये है कि 11 साल से भी ये शुरू हो सकता है। अच्छा, तो ऐसे कितने, पाकिस्तान में ऐसे कितने लोग होंगे हिंदू जो भारत आना चाहते हैं? हिंदू जो भारत आना चाहता है, बहुत लाखों लोग होंगे। ऐसा तो मैं बोल सकता हूँ कि पूरा ही आना चाहता है।
और मुझे बहुत लोग ऐसा बोलता है कि वहाँ पे अगर मोदी जी इलेक्शंस कड़े हो जाएंगे तो वाराणसी से ज़्यादा सीट आए, ज़्यादा वोट आएंगे वहाँ पे, मेजॉरिटी। तो इतना वो वहाँ पे हम फेमस है कि इतना वो चाहता है कि हिंदुस्तान आने के लिए। तो आखिर अब जब सीए बन गया, आपने विस्तार से बताया कि किस तरह की प्रोसेस होगी सीए के तहत, किस तरह की प्रोसेस पहले से थी। इस पूरे सिनारियो में विलन कौन है? कोई तो विलन होगा, तब इतनी बड़ी पीड़ा हुई। क्या इंडिया के पुरानी सोच वाले ब्यूरोक्रेट जो अभी भी सिस्टम में बैठे हुए हैं वो विलन है, या फिर भारत सरकार की इतने सालों की उदासीनता ये विलन है, या फिर आप ये कह लें कि इंडिया की सोसाइटी और समाज है उसका सोचने का रवैया अलग है। मैं नहीं मानता हूं कि इंडिया में आने के बाद उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन होता होगा, क्योंकि जिस देश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में आश्रम चलते हों, गौशालाएं चलती हों, अनाथ आश्रम चलते हों, वहां पे एडॉप्ट करने में हम एडॉप्ट करते हैं, हम पूरी की पूरी कम्युनिटी को एडॉप्ट करते हैं, तो वो तो नहीं होता होगा। तो आखिर विलन कौन है? ऐसा एक पॉइंट हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पूरा हर किसी का हाथ है इसमें, ऐसा लगता है मुझे जब ये स्टडी किया। जब से हम पार्टीशन ही पहला एक गलत था, जैसा उन्होंने किया है ना। जैसा अभी मैं बोलता हूँ कि अभी गांधी जी जो नॉन वायलेंस हम बताते हैं, एक ऐसा नॉन वायलेंस है, क्योंकि जब आप एक देश को 3 बंटवारा किया, उसमें से 2 पूरा मुसलमान का देश बनाया। उस पार्टीशन में 6 मिलियन, ऑलमोस्ट 60 लाख लोग मर गया और डिस्प्लेस हो गया। तो ये कहाँ का नॉन वायलेंट और कहाँ का पार्टीशन हुआ वो समझ में नहीं आता। वहाँ से लेके आप देखेंगे, और उसका बाद जो एजुकेशन हमको मिला, जैसा अभी बहुत लोग बोलते हैं कि क्रिश्चियंस ने हमने एजुकेशन दिया है, जैसा हम बात कर रहे थे कि हमारा गुरुकुल सिस्टम को पहला उन्होंने कोलैप्स किया, फिर वो वैक्यूम में उन्होंने एजुकेशन सिस्टम लेके आया और उसके माध्यम से हमको क्या सिखाया। चलो मान लो कि हम यही बताएंगे, यही सोचेंगे कि जो लेफ्टिस्ट है, जो हिस्टोरियंस है, जो भी लिबरल्स है, वो हम भारत में शांति लाने के लिए ही सोचा, सो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देंगे। फिर भी वो कैसा वो एस्टैब्लिश करने के लिए देखा था, क्योंकि पीस कभी भी, शांति कभी भी फोर्स के आधार पर कभी भी आप नहीं दे पाएंगे किसी देश के, एक अंडरस्टैंडिंग का दरिया पे भी दे सकते हैं। पर उन्होंने इतना लाइस और हमारा पूरा हिस्ट्री को इतना ऐसा किया कि हमारा माइंड्स को स्लेव किया उन्होंने। तो उस आधार पर हमने ये सोचने लगा है कि अगर हमारा खुद हिंदू को हमने सपोर्ट किया है तो वो एक रिग्रेसिव है, अगर दूसरा किसी को सपोर्ट किएंगे तो प्रोग्रेसिव है। ऐसा एक एनस्लेवमेंट हमारा अंदर किया है। तो उसी का हिसाब से मुझे लगता है आज ये दलित ऑर्गेनाइजेशन या वुमेन ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इनका सपोर्ट में नहीं आता, तो वो इसी का वजह से वो पूरा एलिनेट हो गया। तो उसका वजह से उसके ऊपर जो भी अत्याचार होता है उसके ऊपर वो कोई भी कभी नहीं देखता। और जो आज हिंदू युवा का जो रेबेलियन जो अभी आ रहा है, ये हमारा पीस का खिलाफ नहीं है, ये हम सच्चाई के लिए लड़ाई है। जैसा हमारा सत्यमेव जयते जो हम बोलते हैं, जो हमारा मंडूका उपनिषद से इंस्पायर होकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एम्बलम में भी है, मतलब ट्रूथ विल ऑलवेज विन, है ना। तो उसी का आधार पर हम ये लड़ाई कर रहे हैं कि सच्चाई बताओ, और सच्चाई से जो भी मिलेगा वही असली हमारा भारत का विक्ट्री होगा। मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं आपको, फिर मैं एक बार रेफ्यूजी के विषय पर डीपली लेके जाता हूं। हमारे देश में एक समय में कसाब आतंकी, उसका भी आधार कार्ड बना था। ये जो 5 लाख रेफ्यूजी इंडिया में रहते हैं, उनमें से कितनों के आधार कार्ड हैं? मैं बताऊंगा 20-30% के पास ही होगा मैक्सिमम, क्योंकि मुझे बहुत सारा कैंप पता है जिनमें 100% किसी को आधार कार्ड है ही नहीं है। क्यों? भारत का कानून ये कहता है कि जो व्यक्ति भारत देश में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड से ज्यादा टाइम रहता है, 182 डेज, उसे 182 डेज, उसे आधार कार्ड देना ये कंपलसरी है, ताकि वो प्रूफ हो जाए कंक्लूसिवली कि ये बायोमेट्रिक्स वाला आदमी हमारे देश में मौजूद है। तो ये क्यों नहीं है? सेम भैया, जो आपने क्वेश्चन पहले पूछा था कौन विलन बोल सकता हूँ, मैंने बोला था हमारा माइंडसेट एक है, पार्टीशन एक है, और तीसरा होगा ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि जब क्लियरली हमारा कानून में है तो क्यों नहीं मिल रहा है?
तो हमारा सीएए में भी हमारा डर वही है, क्योंकि सीएए में तो इतना क्लियरली बताया, पर अभी वो कब देंगे, कितना साल आप लेंगे, वो क्लैरिटी नहीं मिला तो मुश्किल होगा। तो क्यों नहीं दे रहे, उसके लिए कुछ आंसर नहीं होगा। और ये मैं बेनिफिट ऑफ डाउट फिर से एक देंगे तो हम, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, बहुत सारे लोग को एड्रेसेस नहीं है, क्योंकि वो कैंप सेटअप में रह रहे, कहीं पे झुग्गी में रह रहे, तो फिर भी वो एक एड्रेस तो है ही, वो है ना, कोई लैंड का तो प्लॉट ही है, तो वो लैंड को सब एक इकट्ठा करके, बेसिक ह्यूमन राइट होता है कि कुछ ना कुछ आईडी दे दे, क्योंकि अगर उनका पास आधार भी नहीं है तो बच्चे स्कूल जा ही नहीं पाएंगे। ओह, तो उनका एजुकेशन भी कुछ भी नहीं है। ओ, तो राइट टू एजुकेशन का क्या हुआ? राइट टू डिग्निटी तो पहले ही चले गया, और क्योंकि जैसा वो रहता है, जिसमें हम आएंगे पॉइंट पॉलिसी में, हम उसके लिए क्या मांग रहे हैं। और राइट टू एजुकेशन जो है, जो हम मांग रहे, धर्म के लिए वो तो आ रहा है यहाँ पे, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हिंदू धर्म और जो भी उन धर्म है, सिख धर्म है, तो वो बचाने के लिए वो भारत आ रहा है, पर उसका नेक्स्ट इमीडिएट उसका थॉट होगा कि बच्चों का फ्यूचर। तो वो यहाँ आने के बाद जब तक आधार कार्ड मिलेंगे तब तक वो गवर्नमेंट स्कूल नहीं जा पाएंगे। तो मुझे पता है एक कैंप जहाँ पे 1.5 साल 2 साल हो गया वो कैंप वहाँ पे शुरू करके, अभी तक वहाँ पे एक को भी आधार कार्ड नहीं है, उसका बच्चे अभी तक स्कूल मुंह नहीं देखा, 2 साल हो गया, बच्चे बड़ा भी हो रहा है। जैसलमेर में भी कैंप है बहुत सारा जहाँ पे आधार कार्ड नहीं है, दिल्ली में कैंप है जिनमें 70% के पास आधार कार्ड नहीं है। तो कुल मिलाकर सीएए एक सिर्फ और सिर्फ एक आशा या फिर जो आपके लिए होप है, बस वही है। इसके माध्यम से अब जो भलाई का काम होगा वो इसी रास्ते आगे बढ़ेगा। हाँ, पर मुझे तो बहुत क्लैरिटी है इस बारे में कि सीए का अलावा और सीए को सपोर्ट करते हुए हम एक रिहैबिलिटेशन पुनरावास पॉलिसी तो लेके आना ही चाहिए पाकिस्तानी हिंदू के लिए। जैसा मैंने बोला, पहला 3 शब्द जो मैंने वीज़ा के लिए बताया, बहुत सारा परिवार यहाँ पे है जिनके आधा परिवार पीछे रह गया। जब तक 2 परिवार एक साथ नहीं आएंगे तब तक उनका मन में शांति कभी नहीं होगा। तो इसीलिए वो 3 पॉइंट हमने वीज़ा के बारे में पूछा है। और उसके बाद जो भारत आते ही FRRO में वो जाएंगे, तो वहाँ पे हम ये मांग रहे हैं कि आप हमारा पाकिस्तानी हिंदू को एक शरणार्थी कार्ड दे दीजिए, पहला दिन ही उनको एक आधार की दीजिए, एक आइडेंटिटी कार्ड दे दीजिए, जिनके आधार पर वो पहला दिन से ही उनका बच्चा स्कूल जा सकता है, जो राइट टू एजुकेशन जो है। और दूसरा जो उनका अंदर हम क्या मांग रहे हैं कि हम एक बेसिक मांग रहा है कि 6 महीना के लिए ट्रांसिट होम दे दीजिए, जहाँ पे एक जगह में रहने के लिए, और 6 महीना के लिए खाने रहने के लिए चीज़ दे दीजिए। ये बेसिक डिग्निटी है, ये सम्मान से स्वीकार करने के लिए हम मांग रहे हैं। क्योंकि जब वो आएंगे, हमारा रिसर्च में, हमारा स्टैट्स पॉलिसी में हमने इंक्लूड किया है कि 73% 70% से ज़्यादा जो हिंदू पाकिस्तान छोड़ के भारत आते हैं, वो 4,000 रुपये पकड़ के भारत आ रहे हैं, और हमारा एवरेज परिवार जो है वो 7 है। तो 7 परिवार जो एक देश छोड़ के दूसरा देश आ रहा है, जहाँ पे उनके लिए कुछ कानून है ही नहीं है, तो वो कैसा वो सर्वाइव करेंगे। तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के एक बेसिक आधार पर उनको एक आईडी प्रूफ दे दीजिए, ताकि वो रेंटल में एक घर ले सकता है। पाकिस्तान पासपोर्ट दिखाएंगे, कौन उसको अंदर ले आने देंगे? कोई भी नहीं आने देंगे। तो एक भारत के तरफ से उनको एक दे दीजिए, जिनसे वो स्कूल जा सकता है बच्चे, जिनसे थोड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थोड़ा जा सकता है, और ये घर और खाना मिलना चाहिए। और ये जो भी है हम नया नहीं मांग रहे, जैसा आपने पहले बोला, आईडी कार्ड तो तिब्बतन रेफ्यूजीज को मिल रहा है, सो उसी में पाकिस्तान से, सिंध से आया हुआ हिंदू को दे सकता है। और दूसरा चीज़ जो अभी हम जो ये 6 महीना के लिए रहने के लिए, 6 महीना ये खाने के लिए जो मांग रहे हैं, ये तो बेसिक ह्यूमन राइट है देने का। और ये अभी ईलम तमिल जो हमारा भाई बहन है, डिजर्व्ड है फुल्ली, उनको तो पूरा मिल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अंदर सेपरेट रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट है उनके लिए, जहाँ पे उनको खाना रहना सब कुछ देते। तो 6 महीना के लिए हिंदू, पाकिस्तानी हिंदू के लिए नहीं दे पाएंगे, जरूर दे पाएंगे। तो ये बस इस कदम पे हम सोचना चाहिए हमें, बस इतना ही। यानी सीएए कानून ये भले ही भारत सरकार ने चुनाव से पहले घोषित कर दिया हो, लेकिन अपेक्षा यही है कि चुनाव के बाद वो कड़ा बने, मजबूत बने, उसके प्रावधान पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में बसे हुए
हिंदुओं को आसानी से भारत की सिटीजनशिप मिल जाए, उस दिशा में हो। बहरहाल किरण जी, आप जो बेहतरीन काम कर रहे हैं उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं बहुत धन्यवाद। कि आप इस तरह का काम आगे करते रहें। तो दर्शकों, सीएए को लेकर भावनिक रूप से जो आप आर्ग्यूमेंट सुनते हैं, जो आप डिबेट सुनते हैं, उन सारे डिबेट के नीचे ये जो वीडियो है उसकी लिंक आप पेस्ट कर दीजिए। सीएए का असली मतलब क्या है, कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, इसकी हमने इस वीडियो में चर्चा की है। आने वाले दिनों में इसी तरह के हम और भी वीडियो बनाते रहेंगे। मानवीय दृष्टिकोण, सम्मान, महिला अधिकार, दलित अधिकार, आदिवासियों को मिलने वाले अधिकार, इन सभी को कुचल दिया जाता है और उसे भारत भूमि को बचाना है और ऐसे कानून बनाने हैं जिससे उन्हें भी भारत में सम्मानजनक रूप से रहने का मौका मिले। दोस्तों जी बताइए। एक लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि आप जैसा बोला सीएए का लाभ क्या होगा, नुकसान क्या होगा। सीएए का तरफ से लाभ क्या होगा अभी और हमको स्टडी करना पड़ेगा, उसमें एवॉल्व करना पड़ेगा। जो नुकसान की बात जो है वो जीरो है, क्योंकि सीएए जो है वो एक शरणार्थी के लिए, माइनॉरिटी शरणार्थी के लिए बना हुआ है। जो एक मुसलमान देश जैसा अभी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, वहाँ से तो माइनॉरिटी मुसलमान तो हो ही नहीं सकता, तो इसमें मुसलमान का बात ही नहीं है। और भारत में जो मुसलमान है उनके खिलाफ तो कुछ है ही नहीं है इसमें। जो और ये तीनों देश से भारत हिंदू आ रहा है उन और सिख आ रहा है, जो भी माइनॉरिटीज आ रहा है उनके लिए एक रेफ्यूजी स्टेटस है ये। तो इसमें तो मुसलमान का नुकसान तो कुछ है ही नहीं है। और ये बस जो भी ये फैला रहा है बस उनका फायदा के लिए ये फैला रहा है। एक पहली बात है। और दूसरा बात, जो अभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश से जो भी आएंगे मुसलमान आते हैं भारत, आपको पता है एवरी ईयर अप्रॉक्सीमेटली एवरेज मैं बता सकता हूँ कि 500 से ज्यादा लोग को सिटीजनशिप मिलता है अभी भी भारत में, मुसलमान को। अच्छा, हाँ, शादी करते हैं। हाँ? सीमा हैदर, हाँ, जो सबसे फेमस सेलिब्रिटी केस बना है, उसने खुद सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन किया है और मैं कुछ ऑनलाइन में खबरें पढ़ रहा था कि सीएए की वजह से वो बहुत खुश हैं। उसका कहना है कि मैं अब हिंदू बन गई हूँ, सीएए के तहत मुझे भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। नहीं, वो ही नहीं ना, जो मुसलमान रहना चाहता है भारत आके, उनके लिए अलग सा कानून है। तो वो उसका हिसाब से, वो तो कोई डिनाई ही नहीं कर रहे हैं उनको। क्यों ये बात पहला के अननेसेसरली इसको अभी 4 साल लटका दिया, है ना। तो अभी आप देखेंगे, अगर हम यूएस जाना है, यहाँ से भारत के तरफ से हम जाएंगे एक इमिग्रेंट का नाम से, अगर अफगानिस्तान से कोई जा रहा है तो वो एक रेफ्यूजी का तरफ से जा रहा है, उनके लिए अलग कानून है, हमारे लिए अलग कानून है। पर भारत के ऊपर ही दबाव लगाओ कि सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सीएए का माध्यम से कुछ नुकसान नहीं है, क्या लाभ होगा वो हम और रिसर्च करना आने वाले दिन में पता चलेगा हमें। जी किरण जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने डिटेल में बात की इस पूरे विषय में। आप अपनी राय क्या रखते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट के रूप में लिखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के दिलचस्प वीडियो हम हमारी यूट्यूब चैनल को दिखाते रहते हैं, यूट्यूब चैनल पर दिखाते रहते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।